अंग्रेज भी जब 200 साल इस देश में रह गए थे तो लोगों को लगा था कि अंग्रेज जाएंगे ही नहीं। ये जो नए अंग्रेज हैं इनको तो आए हुए अभी 15 साल भी नहीं हुआ है। जिनका सूरज चढ़ता उनका सूरज उतरता भी है। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान, एक पंडित दूसरा मुसलमान, दोनों मिलकर के इस देश की आज़ादी के लिए साझी शहादत दिया है। यही हमारा इतिहास है। सच को सच कहेंगे, झूठ को झूठ कहेंगे। और बिहार में हम कहते हैं कि जब तक जेल में चना रहेगा आना जाना लगा रहेगा। राहुल गांधी यहाँ पर कैंपेन करेंगे। ऑलरेडी उन्होंने कह दिया नरेंद्र सरेंडर का जो नारा दिया। युद्ध विराम की घोषणा प्रधानमंत्री करते ना, युद्ध विराम की घोषणा हमारी सेना करती, युद्ध विराम की घोषणा विदेश मंत्री करते। कि ट्रंप ट्वीट करके बताएगा कि युद्ध विराम हो गया है? कौन है वो ये कहने के लिए कि युद्ध विराम हो गया है? आप पहले बेगूसराय से चुनाव लड़ते हैं, वहाँ से हार जाते हैं, आप फिर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जाते हैं, वहाँ से हार जाते हैं, वापस बिहार आ जाते हैं। वापस नहीं आए हैं, मेरा वोटर आईडी बिहार का ही है। हाँ, लेकिन कहाँ की राजनीति करना चाहते हैं? हम मेहनत कश जब जग वालों से अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं, एक खेत नहीं, हम पूरी दुनिया मांगेंगे। Namaste, Jai Hind. You're watching or listening to another edition of the ANI podcast with Smita Prakash. This episode is being filmed in Patna, Bihar. My guest is Kanhaiya Kumar. He's the All India Congress Committee in charge of NSUI and a youth leader in the Congress party. Entrusted by Rahul Gandhi to strengthen the party's presence in Bihar, he recently led a Padyatra in the state. He's also a former president of the JNU Students' Union. I'm joined by my colleague Naman in this episode. कन्हैया जी, पॉडकास्ट में आने के लिए धन्यवाद। आपने पदयात्रा निकाली, आपको क्या रिस्पांस मिला बिहार में? बिहार में सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद। आप बिहार आई हैं, पटना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दूसरा कि ANI जो है पटना में कॉन्क्लेव करा रहा है, इसके लिए आपकी पूरी टीम को बहुत बधाई। और जहाँ तक यात्रा का सवाल है, आज आप लगातार कवर कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पिछले कई सालों में कई यात्राएं की हैं। जैसे राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा किए, मैं भी उसमें एक यात्री था। उसके बाद जो है न्याय यात्रा हुई, उसमें भी जो है मणिपुर से मुंबई तक हम लोग गए। और बिहार में भी जो है पलायन रोको नौकरी दो यात्रा की गई। उससे पहले भी हमने जो है कई यात्राएं की हैं। बिहार में भी एक यात्रा मैंने किया था, जनगण मन यात्रा, रोजगार के सवाल पे, शिक्षा के सवाल पे। जहाँ तक यात्राओं का सवाल है, इस देश में यात्राएं होती रहती हैं और आप जब भी यात्रा पे जाते हैं तो ये एक बहुत ही सुंदर मौका होता है। एक यात्रा आप बाहर कर रहे होते हैं और एक यात्रा आपके भीतर चल रही होती है। और इस यात्रा के दौरान टेक्स्ट बुक से बिल्कुल अलग, और जो एक हर चीज़ में एक तय पैटर्न होता है, उससे अलग आपको बहुत कुछ सीखने, समझने और देखने को मिलता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आम लोगों से आम तरीके से जुड़ने का मौका मिलता है। अमूमन अखबार के रिपोर्टों के माध्यम से, टीवी, मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से बिहार की जो सच्चाई देखी और दिखाई जाती है, नकारात्मक या सकारात्मक, दोनों से एक अलग तस्वीर देखने को मिलती है। नकारात्मक भी जो बार बार कहा जाता है कि बिहार में कुछ है ही नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। या कई बार सरकार जो है अपना चेहरा चमकाने के लिए, और आजकल तो प्रचार की सरकार बनती है, ऐड की सरकार बनती है, तो उसमें भी जो बहुत सारे दावे किए जाते हैं उसकी हकीकत, मतलब नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही एक अलग तरह की तस्वीर आपको देखने को मिलती है। उस यात्रा के दौरान कई अहम सवाल देखने को मिले, जैसा कि जो लोग आकर के बार बार बता रहे थे, पलायन तो एक मुद्दा था ही, रोज़गार तो एक मुद्दा है ही, शिक्षा का सवाल तो एक मुद्दा है ही। इसके साथ साथ जो कुछ नई बात देखने को पता चली, जैसे बिहार में जिस तरीके से नशाखोरी बढ़ा है, और ख़ास करके लोकल लैंग्वेज में लोग उसको कहते हैं सूखा नशा, वो युवाओं के लिए जो है एक बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। साथ ही साथ जो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की हालत है वो काफ़ी चिंताजनक है। कैग में भी इसकी रिपोर्ट आई है और कहा गया है कि देश में सबसे बदतर स्वास्थ्य व्यवस्था अगर कहीं है तो बिहार की है। साथ ही साथ सड़कें बन रही हैं, पुल बन रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो बुनियादी जीवन जीने की ज़रूरतें हैं वो लोगों को नहीं मिल पा रहा है। और पलायन का दंश लोग इसलिए झेलने को विवश हैं कि अगर सही इलाज नहीं मिलेगा, सही पढ़ाई नहीं मिलेगी, सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलेगा, किसानों को उनके फसल का दाम नहीं मिलेगा, नौजवानों को नौकरी नहीं मिलेगी, मतलब लाखों पोस्ट जो हैं वो आज भी रिक्त पड़े हुए हैं। और
स्वाभाविक रूप से बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लोगों को अपना घर बार छोड़ के जाना जब हम ये पड़ता है। सवाल पूछते हैं बीजेपी से या जेडीयू से, तो वो कहते हैं कि कोई और पूछ ले ठीक है, लेकिन कांग्रेस का पूछना बिल्कुल लाजमी नहीं, क्योंकि 40 साल 50 साल इस मुल्क में कांग्रेस का राज था। अगर अभी भी हॉस्पिटल्स नहीं हैं, स्कूल्स नहीं हैं, सड़कें नहीं हैं, पानी नहीं आता, छतें नहीं हैं जो लोगों के सिर के ऊपर, तो किसकी गलती है? कांग्रेस की गलती है, क्योंकि इतने साल तो उनकी सरकार थी। तो 40-50 साल में जो बनाया उसका क्रेडिट मोदी जी को, और जो नहीं बना उसका गाली नेहरू जी को। ये जस्टिफाइड है? नहीं, 40-50 साल कांग्रेस की गलती थी, वो कह रहे हैं। नहीं, वो किस आधार पे कह रहे हैं, यही प्रश्न है। हाँ, देश वहाँ तो नहीं है ना जहाँ 47 में था। तो देश अगर सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ा है, उसका क्रेडिट अगर कांग्रेस पार्टी को नहीं मिल रहा है, तो डिसक्रेडिट क्यों कांग्रेस पार्टी को दिया जा रहा है? अगर डिसक्रेडिट कांग्रेस पार्टी को दे रहे हैं, फिर क्रेडिट भी देना पड़ेगा। क्रेडिट तो देते हैं इसका ना, मतलब जैसे आज जो भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हो या फिर एयरलाइंस हो, ये सब तो बनी है कांग्रेस की सरकार के क्या नहीं बना है? जितने नेता बने हुए हैं सारे नेता तो उन्हीं स्कूल कॉलेज में पढ़ के आए ना जिसको कांग्रेस पार्टी बनाई है। उनके माँ बाप का इलाज तो उसी अस्पतालों में हुआ जिसको कांग्रेस पार्टी बनाई है। देश को आज़ादी दिलाने में कांग्रेस पार्टी की भूमिका है, इससे कोई इनकार कर सकता है? इसरो बना हो, IIT बना हो, IIM बना हो, देश की यूनिवर्सिटीज़ बने हो, सड़कें बने हो, आप जिस स्कूल में पढ़े हैं, हम जिस विश्वविद्यालय में पढ़े हैं, उसको तो कांग्रेस ही बनाई है। प्रश्न यही है, इस देश का विपक्ष होने के नाते देश में जो चीज़ें हुई हैं उसकी तारीफ की जानी चाहिए, और जो नहीं हुआ है उसका सवाल पूछा जाना चाहिए। अच्छा, आप जो यात्रा कह रहे थे, भारत जोड़ो यात्रा हो गई या फिर दूसरी वाली जो यात्रा निकाली थी राहुल गांधी ने, सब कह रहे थे कि यात्रा तो निकाल रहे थे, लोग आ भी रहे थे, लेकिन वोट जा रहा था बीजेपी को। अच्छा, ये तो मतलब आप पत्रकार हैं और आपके पास आंकड़े होते होंगे आई गेस कि कांग्रेस पार्टी जब भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही थी तो उसके कितने सांसद थे, और जब भारत जोड़ो यात्रा हो गई उसके बाद उसके कितने सांसद हुए? ये आंकड़ा तो आपके पास होगा ही। है, वो सरकार तो नहीं बनी ना। नहीं, सरकार तो नहीं बनी, वो बात तो ठीक है। इंडिया वर्ल्ड कप तो नहीं जीता, इसका मतलब ये थोड़ी है कि इंडिया जो है क्रिकेट खेलना बंद कर दिया है। इंडिया वर्ल्ड कप नहीं जीता, लेकिन अभी जीत करके आया है। हाँ, सरकार तो बनना बिगड़ना ये तो लोकतंत्र का प्रक्रिया है ना। आप अगर आएंगे तो आप क्या करेंगे? पलायन रोकने के लिए क्या करेंगे? हम रोजगार देंगे, हम शिक्षा कैसे? व्यवस्था को बेहतर करेंगे। मेला लगा के नौकरी, एक दिन का मेला और फिर नौकरी की गारंटी, वो बिल्कुल करेंगे। नौकरी की गारंटी है, हम हर वर्ग के लिए गारंटी दे रहे हैं। हाँ। माँ बहन योजना के तहत जो है हर बहनों को, बिहार को की जो बहनें हैं उनको 2500 रुपया दिया जाएगा। उसी तरह से युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था करेंगे, स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर करेंगे, शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करेंगे। और ये सिर्फ बोल नहीं रहे हैं, जहाँ हमारी सरकारें बनी हैं वहाँ पे कर रहे हैं। हमारे पास तेलंगाना का मॉडल है, हमारे पास कर्नाटका का मॉडल है। जो भी वादा हमने किया था एक एक गारंटी को लागू किया है। रेवंत रेड्डी बोल रहे हैं मेरे पास सरकार चलाने के लिए पैसा नहीं है। ऑन रिकॉर्ड जाके उन्होंने बोला है मेरे पास सरकार चलाने के लिए। रेवंत रेड्डी ने बोला है कि सरकार चलाने के पास मेरे पास पैसा नहीं है। फ्रीबीज में अनाउंस की थी, वो तो हमारा GST का हिस्सा मोदी जी नहीं देते हैं। जो गैर भाजपा सरकार है उनकी मुख्यमंत्रियों के स्टेटमेंट आप सुन लीजिए, सरकार के बयान सुन लीजिए, और ये एक साल की बात नहीं है। आप चाहे केरल के मुख्यमंत्री का बयान सुनिए, आप झारखंड के मुख्यमंत्री का बयान सुनिए, आप जो है हिमाचल के मुख्यमंत्री का बयान सुनिए, कर्नाटक के, तमिलनाडु के, क्योंकि केंद्र सरकार जो स्टेट का GST का हिस्सा है वो केंद्र सरकार उसको रिलीज नहीं कर रही है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आप हमसे टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं और जो सरकार का हिस्सा है राज्य सरकार का, आप उसको वापस नहीं कर रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से ये सवाल उठेगा। आप देखिए पिछले साल, अभी बारिश आने वाली है, मानसून आने वाला है, और हिमाचल में पिछले साल जो त्रासदी हुई, जो आपदा आया, बार बार मुख्यमंत्री जाकर के जो है केंद्र की सरकार से गुहार लगा रहे थे कि आप हमारा हिस्सा हमको दे दीजिए, हमारा राज्य आपदा से गुजर रहा है, हमको हमारा पैसा दे दीजिए। तो ये तो सरासर बेईमानी केंद्र सरकार कर रही है। कांग्रेस की क्या स्थिति है इस समय बिहार में? एक सवाल ये है कि पिछले 30 सालों में कांग्रेस जहां भी 3 से चौथे नंबर की पार्टी बनी है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो बाकी राज्य हो, उसमें कभी बाउंस बैक नहीं कर पाई है कांग्रेस पिछले 30 सालों में। क्या आपको लगता है कि बिहार में आने वाले समय में या तो आपकी लीडरशिप के अंडर या राहुल गांधी की लीडरशिप के अंदर कांग्रेस बाउंस बैक कर पाएगी? अव्वल तो राजनीति कैरम का खेल नहीं है कि बाउंस बैक करेंगे। राजनीति एक सीरियस प्रोफेशन है। सीरियस प्रोफेशन में जनता के सीरियस सवाल हैं, लोगों के जीवन मरण का प्रश्न है। और आपको मैं बता दूं, हम कितने नंबर की पार्टी हैं ये इम्पॉर्टेंट नहीं है।
लोगों का सवाल उठाने में हम नंबर 1 होंगे और बिहार के अंदर बिहार के लोगों के साथ किसी भी कोने में कोई भी अन्याय होगा तो सबसे पहले हम लोग जो है तिरंगा झंडा लेकर के सड़कों पे उतरेंगे, चाहे वो मुजफ्फरपुर के बलात्कार का मामला हो, पलायन का मामला हो, नौकरी का मामला हो। कल 12 तारीख है, पूरे राज्य में हर जिला मुख्यालय में रोजगार के सवाल पे जो है सरकार के सामने धरना देंगे। जो पहले हुआ करता था एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जिसको बोला करते थे, उसके सामने जो है धरना देंगे। हमारा काम है जनता के मुद्दों पर उनके न्याय के लिए संघर्ष करना। कितने नंबर की पार्टी हैं, कोई टी शर्ट बेचने के लिए थोड़ी आए हैं कि कौन सा नंबर का शोरूम हमारा चल रहा है। जनता के लिए लड़ना ये हमारी प्राथमिकता है। और बाउंस बैक करने का जहाँ तक सवाल है तो देखिए, जब भी किसी भी तरह की हेजेमनी बन जाती है ना तो लोगों को लगता है कि ये तो होगा ही नहीं। अंग्रेज भी जब 200 साल इस देश में रह गए थे तो लोगों को लगा था कि अंग्रेज जाएंगे ही नहीं। ये जो नए अंग्रेज हैं इनको तो आए हुए अभी 15 साल भी नहीं हुआ है। जिनका सूरज चढ़ता है उनका सूरज उतरता भी है। और ये बिहार की धरती है, याद रखिएगा। हम सूरज को उगने से पहले डूबते हुए सूरज को अर्घ देने वाले लोग हैं। छठी मैया का जब पूजा करते हैं तो उगते हुए सूरज का अर्घ बाद में देते हैं, डूबते हुए सूरज का अर्घ पहले देते हैं। तो हम डूबते हुए सूरज और उगते हुए सूरज दोनों की प्रक्रिया को समझते हैं, जीवन की निरंतरता को समझते हैं। यही बिहार का दर्शन है, यही बिहार की जो है इतिहास है, यही बिहार की परंपरा है। तो बिहार से जो रोजगार और नौकरी का सवाल, जो पलायन का सवाल उठा है, ये सिर्फ बिहार का सवाल नहीं है, पूरे देश का सवाल बनने जा रहा है। और जिन नेताओं ने हमारे देश के आम परिवार के घरों के बच्चों को बेरोजगार बनाया है, उनके बच्चों को बेरोजगार बनाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि हमको नौकरी नहीं मिलेगी और जय शाह जो है आईपीएल में जो है टीम बनाएंगे, हम ड्रीम 11 पे टीम बनाएंगे और वो जो है आईपीएल का टीम बनाएंगे। जो नेता हमको रोजगार नहीं दे रहा है उसके बाल बच्चों को बेरोजगार करेंगे। यही लोकतंत्र की ताकत होती है। सुबह प्रशांत किशोर आए थे तो हमारी उनसे बात हुई तो हमने उनसे पूछा कि क्या लगता है आपको कितनी सीट मिलेंगी कांग्रेस को इस बार। तो उन्होंने कहा लालू जी जितनी भीख में दे देंगे कांग्रेस को वो उतने अपने दामन में समेट लेंगे। ठीक है, ये उनके विचार हैं। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस आने वाले समय में ये आरजेडी की शैडो से निकल पाएगी और अपना एक अस्तित्व बना पाएगी? नहीं, ये शैडो की कोई बात ही नहीं है। ये आपके विचार हैं जो ये शब्द तो आप बोल आपके रहे हैं। विचार क्या हैं बताइए। हमारे जो विचार हैं वो हम कर रहे हैं। कि बताइए, इसलिए तो आए हैं कल जो है रोजगार के सवाल पे हम बिहार के हर जिला मुख्यालय पे धरना दे रहे हैं। आप अपना जो है बीट स्टाफ भेजिएगा कवर करने के। आप एक टेम्पल में गए थे और उस टेम्पल में जाने के बाद उसे रिपोर्टेडली गंगा से धोया गया था। नहीं, मंदिर को नहीं धोया गया था। तो प्रांगण को, लेकिन अगर धोया गया तो ये सवाल तो उन पर उठता है ना जो धो रहे हैं। ये जो आज इतने साल के बाद 21वीं सदी में भी जो ऊंच नीच की मानसिकता नहीं छोड़ रहे हैं, जब देश में संविधान का शासन है, जिस संविधान के शासन में कहा गया है हम भारत के लोग, क्या ब्राह्मण, क्या दलित, क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या महिला, क्या पुरुष, हम भारत के लोग हैं। जो इस भारतीयता की परंपरा में विश्वास नहीं रखते हैं और ऊंच नीच की मानसिकता रखते हैं, शुद्ध अशुद्ध की मानसिकता रखते हैं, वही मंदिर धोएंगे हमारे जाने से। नहीं तो बताइए, मेरा तो नाम कन्हैया, मेरे नाम में ही जो है ईश्वर का नाम है। बताइए। तेजस्वी जी ने लेटर लिखा कि जुडिशरी में रिजर्वेशन होना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन होना चाहिए। इसको लेके आपका क्या स्टैंड है? और जो आने वाला बिहार का पोल है, आपको क्या लगता है वो हाइपर इश्यूज पे लड़ा जाएगा, लोकल इश्यूज पे लड़ा जाएगा, जैसे कास्ट सेंसस पे लड़ा जाएगा, जॉब्स पे लड़ा जाएगा, माइग्रेशन पे लड़ा जाएगा, किस पे लड़ा जाएगा? देखिए, बिहार के जो इशूज हैं स्वाभाविक रूप से वो बिहार के इशूज हैं, लेकिन वो सवाल जब आप देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार के इशूज हैं, देश के भी सवाल हैं। महंगाई का सवाल हो, शिक्षा का सवाल हो, रोजगार का सवाल हो, स्वास्थ्य व्यवस्था का सवाल हो, पलायन का सवाल हो, वो जो है बिहार के सवाल तो हैं ही। लेकिन ऐसा नहीं, देखिए, जो देश के लोग बिहार के लोगों के साथ करते हैं, भारत के लोगों के साथ वही व्यवहार जो है अमेरिका में किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं नमस्ते डोनाल्ड ट्रंप, और इधर जो है कि भारतीय छात्र को जो है, देखे थे ना हथकड़ी लगा करके, वीडियो नहीं देखे, हथकड़ी लगा करके जो है भारत डिपोर्ट किया जा रहा है। तो पलायन का सवाल जो है, अगर भारतीय हैं आप तो आपको भी बेहतर एजुकेशन के लिए जो है बाहर जाना पड़ता है, MIT में जाना पड़ता है, हार्वर्ड में जाना पड़ता है, आपको ऑक्सफोर्ड जाना पड़ता है, आपको लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जाना पड़ता है। बिहार के लोगों को भी पढ़ने के लिए जो है देश में अपने राज्य से बाहर जाना पड़ता है, रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता है, काम के लिए बाहर जाना पड़ता है। आप चले जाइए पंजाब हरियाणा में, कनाडा जाने के लिए, वीज़ा लगाने के लिए कितना सारा जो है दुकान खुला हुआ है। तो ये जो सवाल हैं स्वाभाविक रूप से बिहार के सवाल हैं। आप इनको कह सकते हैं कि ये हाइपर लोकल सवाल हैं, लेकिन ये सवाल देश के भी सवाल हैं। बिहार का चुनाव स्वाभाविक रूप से बिहार के मुद्दे पर लड़ा जाना चाहिए। और बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा ये है, आप कहीं चले जाइए, नौकरी एक बहुत बड़ा सवाल है
किसी सेंटर पे चले जाइए, पटना चले जाइए, भागलपुर चले जाइए, मुजफ्फरपुर चले जाइए, पूर्णिया चले जाइए, रोहतास सासाराम चले जाइए, गया चले जाइए, बेगूसराय चले जाइए, हर जगह विद्यार्थी जो है वो जो है छोटे छोटे कमरों में करकट जो है ये 44 डिग्री टेम्परेचर में जो है इतना तपता है, उसमें जो है दाल भात चोखा बना करके खाता है, दिन रात आंख फोड़ करके पढ़ाई करता है। जब नौकरी का बात आता है तो प्रश्न पत्र लीक हो जाता है, समय पे बहाली नहीं होती है, वैकेंसी नहीं निकलता है। और देखिए बिहार का स्थिति है ना कि नौकरी नहीं मिलेगा तो ब्याह नहीं होता है, ये सच बात है। रोजगार लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है, और रोजगार जब बिहार में मिलता नहीं है तो स्वाभाविक रूप से लोगों को पलायन करना पड़ता है। अच्छी शिक्षा व्यवस्था नहीं मिलती है तो पलायन करना पड़ता है। और जो नेता सब आता है ना, तो एक काम कीजिएगा, उसे पूछिएगा कि उसका बेटा बेटी कहाँ पढ़ रहा है। मेरे तरफ से एक सवाल है। तेजस्वी आ रहे हैं, उसके बाद आपकी क्या अरे equation उनका है? बेटा तो भी पैदा ही हुआ है, वो कहाँ पढ़ने जाएगा, कैसा बात करते हैं। अरे जिसका बेटा बड़ा हो गया उससे पूछिएगा ना उसका बाल बच्चा कहाँ पढ़ा है। आपकी नहीं, ओर आप भी तो जेएनयू गए थे और वो भी तो दिल्ली गए हाँ, थे ना? मुझे मैं नहीं जाता, DPS, हाँ। मैं नहीं जाता अगर जेएनयू यहाँ होता। हाँ, अच्छा। अगर यहाँ एम्स में अच्छा इलाज होता तो नहीं जाता इलाज कुछ कराने ही के लिए। महीनों में बिहार के चुनाव होंगे तो राहुल गांधी यहाँ पर कैंपेन करेंगे। ऑलरेडी उन्होंने कह दिया, नरेंद्र सरेंडर का जो नारा दिया था, क्या आप लोग इसे उठाएंगे इस इलेक्शन में? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से कब सवाल किया है, भारत के हित में कब सवाल पूछा है? प्रचार करने के लिए चले गए, ये भी गए थे डफली बजाने के लिए, ट्रंप का प्रचार करने के लिए चले गए, चुनाव प्रचार करने के लिए। जब भारत के हितों का सवाल आ रहा है तो भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, संप्रभु राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष होने के नाते आप दूसरे राज्य के राष्ट्राध्यक्ष के सवाल नहीं करेंगे कि तुम कौन होते हो भाई, 3 में कि 13 में, तुम हमारा पंचायती क्यों करोगे? हम 140 करोड़ के देश हैं, तुमसे ज़्यादा पुराना लोकतंत्र का हमारा इतिहास है। जब अमेरिका का नामो निशान नहीं था, अमेरिका खोजा ही तब गया जब भारत खोजने के लिए कोलंबस निकला था। तो उस देश के राष्ट्राध्यक्ष जो है वो हमसे पहले कहेंगे कि वो जो है मध्यस्थता करवा दिए। वो कौन होते हैं मध्यस्थता कराने वाले? सरेंडर करने का मतलब ये है कि युद्ध विराम की घोषणा प्रधानमंत्री करते ना, युद्ध विराम की घोषणा हमारी सेना करती, युद्ध विराम की घोषणा विदेश मंत्री करते, युद्ध विराम की घोषणा वही सोफिया कुरैशी करती जो बार बार आकर के ब्रीफिंग दे रही थी, क्या कार्रवाई हो रही इसकी जानकारी देश को दिया जा रहा है कि ट्रंप ट्वीट करके बताएगा कि युद्ध विराम हो गया है। कौन है वो ये कहने के लिए कि युद्ध विराम हो गया है? तो हम कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप के सामने सरेंडर हो गए हैं। पत्रकारों का वीडियो डिलीट करवा रही है सरकार अगर ट्रंप से कोई सवाल पूछ रहा है तो। आप भी सवाल पूछ लीजिएगा। तो आप अमेरिका का वीजा है कि नहीं है? हाँ है। तो अभी ट्रंप के खिलाफ 2 बात बोलिए, आपका वीजा कैंसिल कर देगा। बिल्कुल नहीं करेंगे। अच्छा, आपके दोस्त जेएनयू में कर रहे हैं ना? जेएनयू के जो छात्र हैं वो सब अपना सोशल मीडिया क्लियर कर रहे हैं, नहीं तो वीजा नहीं मिलेगा ना। वो सब आपके लीग के लोग हैं, हमारे दोस्त नहीं हैं इससे। आपके दोस्त कौन है फिर? हमारे दोस्त वो हैं जो सच को सच कहते हैं, झूठ को झूठ कहते हैं। हाँ, जेल में चले जाएं तो क्या हो जाएगा? हम लोग एक कहानी बार बार कहते हैं। आपको पता है आज राम प्रसाद बिस्मिल का भी जन्मदिन है, और राम प्रसाद बिस्मिल जो गाना गाते थे, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोड़ कितना बाजुएं कातिल में है, उसको लिखा है बिस्मिल अजीमाबादी ने, क्योंकि पटना को अजीमाबाद भी कहा जाता है। और राम प्रसाद, पंडित राम प्रसाद के नाम में जो बिस्मिल है वो बिस्मिल वहीं से लिया गया है। और आपको मालूम होना चाहिए कि राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान, एक पंडित दूसरा मुसलमान, दोनों मिलकर के इस देश की आज़ादी के लिए साझी शहादत दिया है। यही हमारा इतिहास है। सच को सच कहेंगे, झूठ को झूठ कहेंगे। तुम्हारी जेल में जितनी जगह है देख लेंगे। और बिहार में हम कहते हैं कि जब तक जेल में चना रहेगा आना जाना लगा रहेगा। आप पहले बेगूसराय से चुनाव लड़ते हैं, वहाँ से हार जाते हैं, आप फिर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जाते हैं, वहाँ से हार जाते हैं, वापस बिहार आ जाते हैं। तो वापिस नहीं आए हैं, मेरा वोटर आईडी बिहार का ही है। हाँ, लेकिन कहाँ की राजनीति करना चाहता है? अगर बिहार की राजनीति करने में बिहार में ही रहूंगा, यहीं का पानी पीऊंगा। हम जग वालों, जब दुनिया से हम मेहनत कर, जब जग वालों से अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं, एक खेत नहीं, हम पूरी दुनिया मांगेंगे। या फिर पंचायती नहीं कर रहे हैं सर। कोई राजनीति होगी ना कि मैं दिल्ली की राजनीति करूंगा, मैं बिहार की राजनीति में यहाँ पे रह के इस देखिए, देश को आपकी सुधारूंगा। नौकरी है एएनआई की, हमारी नौकरी नहीं है। हम नौकरी नहीं करते तो हैं। कल को हम न्याय के लिए लड़ते तमिलनाडु हैं। से भी इलेक्शन लड़ तो सकते आप हैं। एएनआई से जो है कल दूसरे जो है टीवी में जा सकते हैं। हम नौकरी नहीं कर रहे हैं। निवेदन आपसे यही तो है। आप बिहार में रहेंगे, चुनाव हम बिहार में ही रहते हैं। नहीं, मतलब मेरा स्थायी पता बिहार है। मैं वोट देने के लिए बिहार ही आता हूँ। मेरा वोटर आईडी बिहार का है। वोट देने के लिए, वोट मांगने के लिए कहाँ जाएंगे आप? सिर्फ बिहार में या फिर केरला में जा सकते हैं? पूरे देश में वोट मांगते हैं। अभी जो पंजाब में बाय इलेक्शन हो रहा है वहां भी वोट मांगने के लिए गए थे। पार्टी ने हमको स्टार कैंपेनर बनाया है। आप बताइए स्मिता जी, आप दिल्ली से पटना कॉन्क्लेव करने के लिए आ गई हैं और हम पटना से दिल्ली नहीं जा सकते हैं ना, इसीलिए तो अभी तो
पत्रकार हैं ना, तो जितना आप हमारे नागरिक आप पास- हैं उतना नागरिक हम हैं। आप आएंगे नहीं हमारे कोई पास, confusion इसलिए- नहीं है। इसलिए हम आपके पास आ गए कोई थे। कंफ्यूजन नहीं है। जिस कॉन्स्टिट्यूशन में पार्टी हमको चुनाव लड़ाएगी वहां से चुनाव लड़ेंगे, नौकरी थोड़ी कर रहे हैं नमन। कांग्रेस नेता ने ऑफ द रिकॉर्ड कहा कि राहुल गांधी को कन्हैया कुमार पे बहुत विश्वास है, उन्हें लगता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन लेगेसी नहीं, को इसको आगे ऑफ द रिकॉर्ड कहने की क्या जरूरत है? मतलब नहीं, कोई उन्होंने चोरी off छिपे the वाली बात record थोड़ी कहा। है। हम तो ऑन रिकॉर्ड उनका करें। उन्होंने कहा कि ऑफ द रिकॉर्ड कि कन्हैया कुमार पे उन्हें बहुत विश्वास है, उन्हें लगता है कि ये इंसान कांग्रेस की और ऑर्गेनाइजेशन लेगेसी को आगे लेके जाएगा। पार्टी के हम लोग वर्कर हैं। पार्टी अगर कहीं पे कोई मुहिम चला रही है, कोई कैंपेन कर रही है, तो एक कार्यकर्ता की तरह जो उस कैंपेन को आगे बढ़ाते हैं। बिहार के जो लोग हैं, बिहार के लोगों के लिए सबसे बड़ा नौकरी का सवाल है, चुनाव से पहले भी और चुनाव के बाद भी इस सवाल पे हम लोग अनवरत संघर्ष करने वाले हैं। और हमको उम्मीद है कि भले वर्ल्ड कप जो है इंडिया नहीं जीती थी, बाद में चैंपियंस ट्रॉफी जीती ना, इंडिया जीतेगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you for watching or listening to this edition of the ANI podcast with Smita Prakash. Do like or subscribe on whichever channel you have seen this or heard this. Namaste. Jai Hind.